व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इस पर्टिकुलर वन शॉट में हम रिटायरमेंट के सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा तो आप रिटायरमेंट में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। ऑल्दो एडमिशन और रिटायरमेंट काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है, बट स्टिल हम लोग को सारी चीज़ें कवर तो करनी ही है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के सभी कॉन्सेप्ट एट वन शॉट क्लियर करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ। तो देखो चैप्टर में क्या है, चैप्टर में बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या तो वो बिजी है, किसी और काम में व्यस्त है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, समय सही नहीं चल रहा, कोई भी कारण हो सकता है, वो फर्म से जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में पार्टनर को टाइमली एक नोटिस देना पड़ता है, वो नोटिस दे के फर्म से जा सकता है। उसके साथ साथ कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में या इस तरीके की चीज़ में आर्टिकल पब्लिश करना होता है कि मेरा अब इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, सो दैट पब्लिक को पता लग जाए और जनता उस चीज़ से अवेयर रहे कि अब वो इस पर्टिकुलर फर्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर में सीखना है वो है न्यू रेशो क्या होने वाला है और गेनिंग रेशो क्या होने वाला है। तो आपको सबसे पहले न्यू रेशो और गेनिंग रेशो पे क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत अच्छे से करनी है वो है गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है ये काफी क्लियर होना चाहिए। चौथी चीज जो आपको इस चैप्टर में सीखनी है वो है द सेटलमेंट या रिवैल्यूएशन। लिख लो पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ऑलरेडी पहले से बनाते आ रहे हो तो रिवैल्यूएशन आपको होना चाहिए। एंड लास्ट फाइनल इज सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उसके बाद अलग से आ जाते हैं जो मैं आपको पीवाईक्यूज में कराऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस विद कैपिटल एडजस्टमेंट्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सीखना है। ठीक है, वेल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकलता है। अब सर एडमिशन में तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता था, यहाँ पे गेनिंग रेशो क्यों आ रहा है, ये क्या चेंजेस है? तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2:1 है। ठीक है, तो अगर 6 रुपए कमाते हैं तो 3 रुपए ए कमाएगा, 2 रुपए बी कमाएगा, 1 रुपया सी कमाएगा, 6 रुपए हो गए। अब अगर सी चला जाए, सपोज सी चला जाए, ये सी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो इसका वाला हिस्सा भी तो ए और बी को ही मिलेगा ना। अब अगर 6 रुपए कमाएंगे तो वो ए और बी में ही बटेंगे। तो इसका मतलब ये होता है जब भी एक पार्टनर जाता है तो वो अपना हिस्सा बेच के जाता है। किसको बेच के जाता है? या तो दोनों पार्टनर्स को या किसी एक पार्टनर को। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि whenever a partner retires from a firm, he sell off his share of profits to the remaining partners। वो अपना हिस्सा बेच देता है रिमेनिंग पार्टनर्स को। दोनों को भी बेच सकता है, एक को भी बेच सकता है। तो जो पुराने दो पार्टनर्स होंगे वो गेन ही तो करेंगे ना, वो फायदे में ही तो रहेंगे ना। पहले प्रॉफिट 3 में बढ़ता था, अब प्रॉफिट 2 में ही बढ़ता है। तो आपको काफी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है। अगर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो इस टॉपिक में 2 केस बनते हैं। सबसे पहला केस, केस 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो। और उसके बाद दूसरा केस बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। सर इंफॉर्मेशन नहीं हो या इंफॉर्मेशन हो, ये क्या थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज पहला केस बनता है बहुत सिंपल कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2, ऐसा लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है सी रिटायर्स, और क्वेश्चन हो गया साइलेंट, बात खत्म। सी रिटायर्स कैलकुलेट न्यू रेशो। कोई जानकारी नहीं है कि उसका हिस्सा किसने लिया, कैसे लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस लिखा हुआ है कि सी रिटायर, न्यू रेशो बताओ।
तो तब आपको क्या करना है, जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा हटा दो, ये हटा दो, तो न्यू रेशो क्या बन जाएगा 4:3। सपोज ABC 3 पार्टनर थे, 4:3:2, बी चला गया तो ये हटा दो, न्यू रेशो क्या बन जाएगा 4:2। सपोज ABC 3 पार्टनर थे, 4:3:2, ए चला गया तो ये हटा दो, क्या बन जाएगा 3:2। तो दिस इज हाउ जब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको अलग से केस बनता है, और जब इंफॉर्मेशन ना हो तो ऐसे आप सिंपली बस पार्ट हटा देते हो, न्यू रेशो आ जाता है। अब अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है, अगर इंफॉर्मेशन हो तो क्या करना है, आओ मैं अब आपको ये दिखाता हूं। ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो यही ले लेते हैं 4:3:2। आगे आया C रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय A एंड B इक्वली। C रिटायर हो गया और उसका शेयर A और B ने ले लिया बराबर बराबर, इक्वल ले लिया। तो सर अब क्या करा जाएगा, आओ चलो देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स थे तो हम बोलेंगे सर A का शेयर था 4/9, B का शेयर था 3/9, C का शेयर था 2/9। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये जा रहा है, इसका हिस्सा ये दोनों लेंगे बराबर बराबर, ऐसा ही लिखा है। C रिटायर, हिज शेयर वाज टेकन बाय A एंड B इक्वल। इस बार इंफॉर्मेशन है तो क्या करोगे 2/9 का आधा ये ले जाएगा और इसी 2/9 का आधा ये ले जाएगा, तो 2/9 का हाफ करूं तो 1/9, ये हो जाएगा 1/9 और ये भी हो जाएगा 1/9। सही है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एलसीएम 9 आ जाएगा, दिस विल बी 5/9, यहाँ पे भी एलसीएम 9 आ जाएगा, दिस विल बी 4/9। तो जो नया रेशो निकल के आएगा वो 5:4 निकल के आ जाएगा। न्यू रेशो कितना आ गया 5:4। कभी कभी ऐसा केस बन जाता है कि हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए सोलली, सारा का सारा ए नहीं ले लिया तो बस आप ए में जोड़ देना सारा का सारा, ये 2/9। ऐसा हो जाए सारा का सारा बी ने ले लिया तो सारा का सारा बी में जोड़ देना। तो इस तरीके से कुछ भी केस बन सकता है। तो बस ये याद रखना कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो ये तो होता है न्यू रेशो। अब चलता हूं गेनिंग रेशो पे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में भी बच्चे दो प्रकार के केसेस बनते हैं। सर दो प्रकार के केसेस बनते हैं मतलब फिर से सेम केसेस, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशो, when information is available about new ratio। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो ऊपर वाला केस था जो आपने भी ऊपर वाला केस देखा ना, ये वाला देखो, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। when no information is given, कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में क्या करना है, न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। यानी जो आप न्यू रेशो निकालोगे, सपोज 4:3:2 पार्टनर्स हैं, ये चला गया तो 4:3 ही न्यू रेशो है, 4:3 ही गेनिंग रेशो है। ओके, सपोज 5:8:2 है, ये चला गया तो 5:2 ही न्यू रेशो है, 5:2 ही गेनिंग रेशो है। सेम केस, जो न्यू है वही गेनिंग है। अगर इंफॉर्मेशन हो, जैसे इसमें थी हमारे पास, यहाँ पे देखो यहाँ इंफॉर्मेशन थी ना, तो ओल्ड रेशो 4:3:2 था, ABC का ओल्ड रेशो 4:3:2 था। न्यू रेशो जो आया हमारे पास वो आया A और B का 5:4। A और B का न्यू रेशो आया 5:4। A और B का न्यू रेशो है 5:4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। सही है, देखो कैसे कर सकते हैं। जब ऐसा केस बन जाए कि आपका ओल्ड रेशो अलग है, न्यू रेशो अलग है, तो उस सिनेरियो में आपको गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला चलता है बेटा, द न्यू रेशो माइनस द ओल्ड रेशो। अब कैसे करेंगे, देखो जरा जल्दी से। ABC 3 पार्टनर्स थे, ABC 3 पार्टनर थे। A का हिस्सा था 4/9, 3/9, 2/9, ये इनका ओल्ड रेशो था, है ना। हमें क्या चाहिए, न्यू माइनस ओल्ड, हमें चाहिए न्यू माइनस ओल्ड। तो अब न्यू क्या है, A का 5/9, इसका है 4/9, ये तो चला ही गया।
तो इसे तो हटा ही दो, जो चला गया वो तो हमेशा क्या करेगा, सेक्रीफाइस ही करेगा, वो तो हिस्सा छोड़ के जा रहा है तो उसका तो नुकसान ही होने वाला है। जो बचे हैं उसमें चेक करो, एलसीएम आ गया 9, तो 5 - 4 1/9 का इसको फायदा होगा। एलसीएम आ गया 9, 4 - 3 1/9 का इसको फायदा होगा। सर पिछली बार तो हमने देखा था नेगेटिव वाला गेन कर रहा था एडमिशन में, तो तभी भी मैंने आपको बोला था ना नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे चेक करो, न्यू पहले है, ओल्ड बाद में है। 4 से 5 गेन कर गया, 3 से 4 गेन कर गया ना, ओल्ड से न्यू ले रहे हैं हम। परफेक्ट है, ऐसे देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पढ़ो, एडमिशन रिटायरमेंट में उलझ जाओगे। सही है, तो गेनिंग रेशो आ रहा है बेटा 1:1। सर इसमें तो क्वेश्चन देख के भी पता चल रहा था, क्योंकि लिखा था कि सी ने अपना हिस्सा दोनों को बराबर बराबर दिया, तो दोनों बराबर बराबर तो गेन करेंगे। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन दिखाना ऐसे पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास फर्स्ट जो है पार्ट वो कवर हो जाता है, द न्यू रेशो एंड द गेनिंग रेशो। अब चलते हैं बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। अब चलते हैं हम लोग गुडविल की तरफ। गुडविल में बेटा जी आपको मेरे साथ साथ चीजें बनानी है कि गुडविल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 2 तरीके की होती है। एक गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल। सर परचेज्ड गुडविल कहाँ पे दिखाई देती है? ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी, ये आपको दिखाई देगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। परचेज्ड गुडविल कहाँ पे दिखाई देगी सर? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो आपकी अपनी खुद की बनाई हुई गुडविल होती है। ओके, तो जो परचेज्ड गुडविल है, जो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है, इसका ट्रीटमेंट आप जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही रिटायरमेंट में करना है। सर इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे? इस गुडविल को देखते ही राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? जस्ट राइट ऑफ। इसको राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, OPOR। ये मैं हमेशा से बोलता आया हूं। कैसे राइट ऑफ करेंगे सर? आपके पास सपोज ABC 3 पार्टनर्स थे और C जा रहा है, रेशो था इनका बराबर 1:1:1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे ओल्ड पार्टनर डेबिट, A डेबिट, B डेबिट, पुराने तो तीनों ही थे ना, टू गुडविल। सपोज गुडविल थी हमारे पास 30,000 रुपए की, तो 30,000 से 10,000 इसके पास से, 10,000 इसके पास से और 10,000 इसके पास से, ये आपने राइट ऑफ करनी है। जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई देगी वो परचेज्ड गुडविल है बच्चे, पैसे लेके खरीदी गई है, तो उस सिनेरियो में उसको आपको बस राइट ऑफ करना है, हटाना है। ठीक है, अब जो आपकी गुडविल होती है सर, ये हमें कहाँ दिखाई देती है? ये एडजस्टमेंट्स में दिखाई देती है। एडजस्टमेंट्स में लिखा होता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड, या गुडविल गिवन होगी, गुडविल ऑफ द फर्म इज इतना। जो दूसरी वाली गुडविल होती है उसको हम बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, ऐसा लिखा होता है। तो जो मेरी खुद की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो एडजस्टमेंट में होगी, उसका क्या करना है? उसके हमारे पास 2 मेथड है बच्चे। सर 2 मेथड क्यों है? एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल का मतलब जो हम पहले से करते आ रहे हैं। एक हमारे पास इस साल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। न्यूली इंट्रोड्यूस का क्या मतलब है बेटा जी? न्यूली इंट्रोड्यूस का मतलब है कि CBSE ने इस साल आपको एक मेथड और इंट्रोड्यूस करके दिया है, वो भी आपको सिखाने वाला हूं मैं। ऑल्दो मैंने सिखाया है पहले, वीडियो डाला है, बट क्योंकि अब हम 1 शॉट रिवाइज कर रहे हैं, हमारा एग्जाम है, तो हमें सब कुछ क्विकली होना चाहिए हमारे माइंड में रेडी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो पुराना तरीका है, जो पुराना अप्रोच है। सर सबसे पहले ये तो बता दो एग्जाम में हम क्या करेंगे? बच्चे एग्जाम में आप कन्वेंशनल को ही फॉलो करके चलो। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि गुडविल को रेज करना है और राइट ऑफ करना है, कि एडजस्ट गुडविल यूजिंग द रेजिंग ऑफ एंड रिटर्न ऑफ मेथड, तो फिर हम ये यूज कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। सही है, तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते हैं, और अगर आप न्यूली इंट्रोड्यूस कर दो तो वो क्या गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि CBSE ने इंट्रोड्यूस करा है तो गलत क्यों होगा? कन्वेंशनल अप्रोच क्या है हमारे पास? कन्वेंशनल अप्रोच है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, कि गुडविल की एंट्री सेम जैसी PSR में करते हो ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वही एंट्री आपको यहाँ करनी है। जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। सर इसका एक एग्जांपल से समझाओ ना, आ जाओ। ABC हमारे पास 3:1, ये ओल्ड रेशो था।
सी चला गया, सी के जाने से जो न्यू रेशो है ए और बी का वो हो गया 3:2। वो कितना हो गया 3:2। अब मुझे देखना है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बड़ा सिंपल सा है, यही न्यू रेशो है यही गेनिंग रेशो है, ए और बी दोनों गेन करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो ए और बी का यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो है, और जो जा रहा है वो तो क्या करेगा, जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा ना, हाँ या ना, ठीक है। तो अब आप एज्यूम कर लो कि जो गुडविल ऑफ द फर्म आया, गुडविल ऑफ द फर्म आया वो है 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बच्चे 60,000 है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। गेन कर रहे हैं ए और बी, तो आएगा ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग सिंपल एंट्री आप कर दोगे, राइट। अब सर सी का कैपिटल में कितना 60,000 था, इंटू सी का शेयर, सी का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा 10,000, आ जाएगा 10,000। उसके बाद इस 10,000 को किस रेशो में बांटोगे 3:2 में, 3:2 में, क्योंकि गेनिंग रेशो 3:2 है ना, इसी रेशो में आप कर दोगे। तो 3:2 में हमारे पास ये बैठेगा 6,000 और 4,000। तो एंट्री विल बी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, परफेक्ट सॉर्टेड। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब मैं आपको न्यू अप्रोच सिखाता हूँ। ये तो बेसिक है, यही आपने चेंज इन पीएसआर में भी किया था, ये आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना है। अगर रेशो गिवन हो गेनिंग रेशो निकाल लो, गिवन नहीं है तो ऐसे ही जो न्यू वही गेनिंग, ठीक है। अब जो नया अप्रोच है सर वो क्या बोलता है, देखो नए अप्रोच में आपको दो काम करना है। सबसे पहले आपको रेज करना है गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सर रेज करने का क्या मतलब है, रेज करने का मतलब है बच्चे बढ़ाओ, बुक्स में लेके आओ गुडविल को, लिखो बुक्स में, क्योंकि हमारी जो खुद की गुडविल होती है बुक्स में नहीं होती, तो पहले लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना है, उसको राइट ऑफ कर देना अगले स्टेप में, राइट ऑफ गुडविल इन न्यू पार्टनर न्यू रेशो। रेज करो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, फिर राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर न्यू रेशो में। राइट ऑफ का मतलब हटा दो, हटा दो नए पार्टनर नए रेशो के हिसाब से। तो सर इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है हमारे यहाँ, या क्या एंट्री होने वाली है वो आपको सीखनी है, ठीक है। चलो सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रेज करने का मतलब वैल्यू बढ़ाना, गुडविल एक एसेट है उसका वैल्यू बढ़ाना है, एसेट डेबिट में बढ़ता है, तो मैं लिखूंगा गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, ठीक है। गुडविल कितने का था 60,000 रुपए का, ओल्ड रेशो कितना था 3:1, तो 30,000 20,000 10,000। ये हमने गुडविल रेज कर दिया सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, बढ़ा दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब घटाना है, गुडविल को गिरा दो। नए कौन कौन है, ए डेबिट बी डेबिट सी तो चला गया, टू गुडविल राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर न्यू रेशो में 60,000, और न्यू रेशो कितना कितना आया था, न्यू रेशो आया था 3:2, तो 60,000 को 3:2 में कितना आता है, 60,000 इंटू 3/5, 36,000 24,000, 36,000 24,000। आपको ये एंट्री कर देनी है, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, हो गया। अब सर इसका अगर मैं आपको समझाऊं, वैसे तो आपको यही छोड़ना है, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग कर देना। लेजर पोस्टिंग समझते हो, ए बी सी के क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुडविल के नाम से, और ए और बी के डेबिट में आ जाएगा टू गुडविल के नाम से। अगर आप इसका इंपैक्ट देखो तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, ये करना नहीं है आपको, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। अगर आप इंपैक्ट देखो तो गुडविल डेबिट 60,000 से गुडविल डेबिट 60,000 कट गया, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आप ए को ध्यान से देखो, डेबिट हो रहा है 36, क्रेडिट हो रहा है 30। डेबिट कितना हो रहा है 36, क्रेडिट कितना हो रहा है 30। तो आपको क्या करना है, आपको ये 30 हटाना है, और यहां से 30 हटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा 6,000, यहाँ पे हमारे पास 6,000 ही बचेगा। बात करूं अगर बी की, सिमिलरली बी 20 एंड 24, यहाँ से 20 कटेगा, यहाँ कितना बचेगा 4,000। अब देखो एंट्री क्या बन रही है, ये सब तो कट गया, ए डेबिट 6 बी डेबिट 4 टू सी 10। देखो क्या यही हुई थी एंट्री,
A डेबिट 6, B डेबिट 4, 2C 10। तो तरीका वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है, वही चीज़ है। बात समझ गए? तो दिस इज हाउ ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। चलो ये कट मत कराना, वहाँ कहीं एंट्री लिख के काटाओ कि मैंने तो काटी थी तुमने भी काट दी। लो सॉर्ट हो गया। ऐसे हमारे पास बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, इस तरीके से हम गुडविल का हिसाब किताब करते हैं। आ जाओ जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास? द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व्स। अगला टॉपिक क्या होता है? रिजर्व्स। अगला टॉपिक है रिजर्व्स। सर रिजर्व्स का क्या मतलब है? रिजर्व्स होते हैं बच्चों जो आप लोगों ने कुछ पैसा अपने पास जोड़ा होता है फर्म में। अब फर्म में ABC ने मिलकर रिजर्व बनाए होंगे। जब C जा रहा है तो C अपना रिजर्व का हिस्सा भी लेके जाएगा। C बोलेगा मैं रिटायर हो रहा हूं, तो जो मेरा रिजर्व था वो दो मुझे, रिजर्व मैं अपना लेके जाऊंगा। तो जब C जाएगा तो आपको रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, अब हम वो देखते हैं। हाउ टू ट्रीट रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बेटा जी जो रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स को आपको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। सेम ट्रीटमेंट PSR वाला, सेम ट्रीटमेंट एडमिशन वाला। रिजर्व्स को, सभी रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses among old partners in old ratio। ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो और ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है। तो कैसे करा जाएगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को पैसा मिलेगा तो पार्टनर होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनती है रिजर्व्स डेबिट। सभी प्रकार के रिजर्व्स आ जाएंगे इसके अंदर, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों रिजर्व्स में थोड़ा सा क्लेम का खेल होता है, वो सेम वही काम करना है जो आप पीछे करके आए हो एडमिशन वाला। सेम WCR IFR के केसेस दोबारा से एडमिशन में से एक बार वेरीफाई कर लेना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस से तो प्रॉफिट होता है, राइट। टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? रिटायरमेंट से पहले वाले सभी, ABC तीनों। तो रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर हमारे पास हो यहाँ पे कोई लॉसेस, ठीक है, अगर कोई लॉस हो तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो आपके पास आएगा P&L। P&L का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस। और टू कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो एसेट साइड में आपकी बैलेंस शीट में, वो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा काम किस रेशो में हो रहा है बेटा जी? ये सारा काम ओल्ड रेशो में हो रहा है, इसको ध्यान रखना। रिजर्व्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो में किया जाता है। तो ये आपको गलत नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। ये हमारे पास रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है करके चलो। रिजर्व्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है सर? व्हाट्स नेक्स्ट? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो फिर से वही रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो हमने PSR में बनाया। ये सर वही रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो हमने एडमिशन में बनाया। हाँ बेटा, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारे एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पे हैं, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे हैं, बट उनका आज का मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट होगा ना। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क होता है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस को देखने के लिए हम उनको रीवैल्यू करते हैं, आज की वैल्यू पे लेके आते हैं। जब हम उन्हें आज की वैल्यू पे लेके आएंगे तो एक गैप आएगा, एक डिफरेंस आएगा प्रॉफिट और लॉस का। या तो एसेट बढ़ गया होगा, है ना, या तो एसेट बढ़ गया होगा। एसेट बढ़ गया हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा, एसेट कम हो गया हुआ तो लॉस हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ गई हुई तो लॉस हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो गई हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन सबको जब हम एक साथ एक अकाउंट में शो करते हैं तो वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट बन जाता है। याद रखना कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से क्लियर करवा रहा हूँ।
नॉमिनल नेचर, नॉमिनल है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उस अकाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नॉमिनल नेचर का अगर अकाउंट है तो डेबिट में सारे क्या आने वाले हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये रीवैल्यूएशन, तो डेबिट में तो सारे क्या आने वाले हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आने वाली हैं, सारी इनकम्स और गेन्स। तो अगर मैं बात करूं इनकम्स और गेन्स यानी फायदा कहां पे होगा, तो भैया एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो भी तो वो बढ़ ही रहा है, तो वो भी यहीं पे आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लॉस कहां पे होगा, अगर एसेट हो जाए कम या लाइबिलिटी बढ़ जाए, दोनों ही केसेस में लॉस है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो भी लॉस होगा। ठीक है, तो इधर लेट सपोज आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहां पे सपोज 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो नेट वैल्यू कितनी आई, 2 लाख की नेट वैल्यू आ गई ना, डिफरेंस करके 5 - 3 2, इसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर ये वैल्यू इधर आ जाती, सपोज यहां ना आके ये बैलेंस यहां आ जाता, इधर 5 होता इधर 6 होता, तो बैलेंस इधर आता ना, तो उसको क्या बोलोगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। चाहे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो बच्चे, चाहे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो, इन दोनों को ही हम, दोनों में से आएगा तो एक ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। All the profits and losses on revaluation will be distributed amongst the old partners in old ratio. I think ये आप लोगों को समझ में आया होगा, रिवैल्यूएशन वाली बात क्लियर हो गई होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पहले भी बनाते आए हो, लेकिन रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप करते आए हो। आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस को देखना है और यहाँ पे वैल्यू निकाल देनी है। इसको फिर हम प्रॉफिट या लॉस इसका आता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, वो मैं अभी आपको PY यूज कराऊंगा, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो सर हमारा पार्ट रिवैल्यूएशन वाला भी हो गया। अब हमें बस जल्दी से ये सिखा दो कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे करते हैं, है ना। आओ हेडिंग डालेंगे, द सेटलमेंट, द सेटलमेंट लिख दिया मैंने, मूवी बना दी। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का कैसे सेटलमेंट होता है ये आपको अब देखना है, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बच्चे, तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट में क्या होता है, इसके अंदर 2 केस बनते हैं। सेटलमेंट का क्या मतलब है सर, सेटलमेंट का मतलब है कि जो भी पार्टनर जा रहा है तो आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे। जो भी पार्टनर जा रहा है, सपोज C जा रहा है, तो C का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप उसको क्या क्या दोगे भाई, एक तो उसका बैलेंस होगा कैपिटल का, ये आ गया। उसके बाद उसके अगर कोई रिजर्व्स होंगे तो वो, उसके बाद A एंड B सपोज उसका गुडविल का पैसा, उसके बाद रीवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई गुडविल हुआ पुराना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने वाला, या कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऐसा हुआ तो वो। ठीक है, तो ये सब जो है C अपना लेके जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इन सबको प्लस करोगे और इन सबको प्लस करने के बाद ये माइनस करोगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, ये वो वैल्यू आएगी जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है या नहीं देना है, उसमें 2 केस बनते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, और दूसरा केस व्हेन क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली स्टेट करे अबाउट द सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, की सेटलमेंट करना कैसे है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है बच्चे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रांसफर द अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दोगे, यानी यहां पे आप क्या लिखोगे, टू सीज लोन, यहां आप लिखोगे टू सीज लोन, बस खत्म। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप लोन में ट्रांसफर कर दोगे, दिस इज इनफ, खत्म हो जाएगा यहाँ पे सवाल।
और अगर क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि क्या करना है, तो यहां पे क्वेश्चन दो ऑप्शन देगा आपको, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड, या तो उसका पेमेंट हो जाएगा, एंड इफ द रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो क्वेश्चन बोलेगा तो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला पे कर दो, तो आप यहाँ पे सी के लोन की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैंक या टू कैश, जहां से भी आपको पे करना होगा। अगर बोलेगा लोन में डाल दो, तो ये सेम चीज बन जाएगी। तो आपको क्वेश्चन ही स्पेसिफाई करेगा कि करना क्या है। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे लोन में डालना है, तो एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल के डेबिट में है ना, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और अगर पार्टनर का आपने पेमेंट कर दिया, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये जो पार्टनर्स लोन है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में खड़ा रहता है, ठीक है। और अगर लोन अकाउंट बनाने को बोलेगा, तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है लोन अकाउंट। ठीक हो गया बेटा जी, ये सही हो गया। ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे होता है। डन, सॉर्टेड। चलो, अब हमारा सेटलमेंट भी हो गया, गुडविल भी हो गया, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम चलते हैं एक छोटा सा हमारा लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। हम सेटलमेंट कर रहे हैं लोन अकाउंट का, ठीक है। अब सपोज ऐसा आ जाए कि जो बैलेंस आया पार्टनर का वो 2 लाख रुपए आया, और लिखा हुआ है द बैलेंस इज पेड in 4 installments, 4 yearly installments along with interest at the rate 10% per annum। लो जी, आपको ऐसा लिखा हुआ है कि जो बैलेंस आया है ये 2 लाख रुपए का, ये पे करना है लोन अकाउंट के थ्रू 4 किस्तों में, यानी 4 साल में 10% के ब्याज के साथ। तो आप क्या करोगे, देखो बड़े ध्यान से लोन अकाउंट बनाना सीखो। कैसे बनता है लोन अकाउंट, आप सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉलम बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आ गया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपके पास मेंशन है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले तो जो अमाउंट है उसको इधर ले आओगे, ठीक है। लेट सपोज 2018 अप्रैल 1 पे वो इधर आ रहा है, बाय सपोज कहाँ से आएगा, सी के कैपिटल से, कितना, 2 लाख रुपए। अब आपको बेटा ये 2 लाख रुपए ना 4 किस्तों में पे करने हैं 10% के ब्याज के साथ, ठीक है, और एनुअल किस्तें हैं। तो सबसे पहले ये ईयर एंड होगा कब, 2019 में, 2019 मार्च 31 में आप यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट, इसी 2 लाख पे। 2 लाख पे 10% कितना बनेगा, 2 लाख पे 10% 20,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया आपका 20,000, ये आप ईयर एंड करोगे। अब आपको जो 2 लाख रुपए है ना, वो 4 किस्तों में देने हैं। आपको पता है कि 2 लाख 4 इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स कितने कितने की बनेगी, 50,000 50,000 50,000 50,000, ऐसे ही बनेगी। 2 लाख रुपीज अगर आपको 4 किस्तों में देने हो, तो 50,000 के हिसाब से देंगे। तो पहले साल जो आप पेमेंट करोगे 2019 मार्च 31 में, आप यहां लिखोगे टू बैंक 70,000। सर 70,000 कैसे, बेटा 50,000 की तो किस्त दी और 20,000 रुपए का ब्याज दिया। इस 2 लाख में 4 किस्तें बनेगी तो 50,000 की बनेगी, और 20,000 का ब्याज दिया, तो 70 पे करा। अब देखो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन अपने आप 150 ही बचेगा।
पहली किस्त दे दी, अब ये बैलेंस बचा 150 सेम डेट पे। अब क्या करोगे नेक्स्ट ईयर में, 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया 150। अब आपका ये बैलेंस है, ठीक है। अब अगला साल कब होगा, 2020 मार्च 31, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट इस 1.5 लाख पे 10%, 1.5 लाख पे 10% कितना बनेगा 15,000। देखो इंटरेस्ट कम हो, क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो गया, जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, आप क्या पे करोगे, सबसे पहले 50,000 का तो प्रिंसिपल और इस बार 15,000 का इंटरेस्ट, तो 50 + 15 65,000। अब आपके पास बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 165 - 65, तो देखो 1 लाख रुपए बचेंगे। आपने दूसरी किस्त भी दे दी तो 1 लाख बचे, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, ऐसे चलता है काम, समझ आ रहा है किस तरीके से करना है। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1 लाख आएगा, अब इस पे ब्याज लगेगा 1 लाख पे, ठीक है। तो 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 1 लाख पे 10% 10,000, ईयर एंड होगा और आप इसको पे कर दोगे। 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 प्लस 10,000 का ब्याज, तो अब किस्त जाएगी 60। देखो जैसे जैसे लोन उतरता जा रहा है किस्त कम होती जा रही है, पहली बार में 70 गई थी, फिर 65 गई थी, अब 60 जा रही है ना। तो जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जा रही है। अब बैलेंस कितना बचेगा आपके पास, 110 - 60 50 का बैलेंस बचेगा बस लास्ट ईयर में। तो फाइनल ईयर में आपको क्या करना है, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया 50,000। 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 5,000, 50,000 पे 10% 5,000, और इसको आप सिंपली पे कर दोगे डायरेक्टली 55,000 टू बैंक, और लोन हो गया सेटल। 2022 मार्च 31 पे आपका लोन सेटल हो गया, कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। इस तरीके से बच्चे लोन अकाउंट बनता है। अब लोन अकाउंट आपको कंफ्यूज करने के लिए हाफ ईयरली बोल सकता है, क्वार्टरली बोल सकता है, लेकिन उसमें तुम कंफ्यूज मत हो ना, बेसिक्स को पकड़ के चलना। हर बार इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर किस्त के साथ पे होगा, ठीक है ना, परफेक्ट है। इस चीज का ध्यान रखना। और बैलेंस कब निकलेगा, सिर्फ ईयर एंड पे, साल के लास्ट में। तो ये थे हमारे पूरा रिटायरमेंट के बेसिक्स। मैंने वन शॉट आपको सारे बेसिक्स समझाने की कोशिश करी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे। बस अब इसके तुम लोग PYQs देखना, हर टॉपिक का मैं क्वेश्चन कवर करूंगा, उसको करना, और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ थोड़ी ही देर में डेथ के वन शॉट के साथ, तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।